जय हिंद बच्चों, मैं रवीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड बाई रवीश में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग मैथ कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 प्रमेय को कवर किए। आज हम लोग वृत्त की तरफ अग्रसर होंगे और वृत्त से संबंधित जितना भी कंसेप्ट होगा उसको हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग वृत्त के बारे में पढ़ने वाले हैं और समझेंगे कि वृत्त क्या है, वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, वृत्त जो है वह समतल भूभाग पर होता है या नहीं। तो चलते हैं अपने पॉइंट की ओर और समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि वृत्त क्या होता है। तो बच्चों, वृत्त जो है एक समतल भूभाग पर बनाया जाता है। वृत्त जो है एक समतल भूभाग पर बनाया जाता है या समतल पृष्ठ पर बनाया जाता है, जिसमें हम लोग जो भी पृष्ठ समतल हो उस पर जो कुछ भी फिगर को ड्रा किया जाता है वो द्विविमीय होता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त जो होता है वह द्विविमीय आकृति होता है। ठीक, बढ़ते हैं आगे, समझते हैं। तो बच्चों, एक इस समतल भूभाग या समतल पृष्ठ पर एक बिंदु लेते हैं। ठीक, इस बिंदु के परितः समान दूरी पर इस केंद्र के चारों ओर एक रेखा ड्रॉ करते हैं। ये रेखा जो होता है वो वक्र होता है। वक्र कहने का मतलब टेढ़ा, सोझा नहीं होगा। तो बढ़ते हैं, इससे संबंधित इसके समान दूरी से होते हुए इसके चारों तरफ एक क्या बना देते हैं, तो वृत्त बना देते हैं। यानी कि इस केंद्र से समान दूरी पर कोई चाप लेकर एक बंद वक्र आकृति बनाए। यानी कि यह जो रहेगा क्या रहेगा, तो बंद रहेगा। कैसी आकृति रहेगी, तो बंद आकृति रहेगी। ठीक है, यानी कि एक केंद्र लेते हैं, केंद्र से कितनी भी दूरी पर एक चाप लेते हैं और चाप की मदद से न इसे घटाते हैं और न ही बढ़ाते हैं। इस केंद्र के या इस बिंदु के चारों ओर एक बंद वक्र का निर्माण करते हैं, जिससे हम जिस आकृति का निर्माण होता है इसे हम लोग वृत्त कहते हैं। इससे यहाँ पर हम लोग 2-3 पॉइंट कवर करेंगे, जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न पूछेंगे कि वृत्त जो होता है वो खुला होता है, खुला आकृति होती है कि बंद आकृति होती है। तो बच्चों, इसमें होगा कि वृत्त जो होती है वो कैसी आकृति होती है। तो देखा जाए तो इस चारों तरफ से क्या है, तो बंद आकृति है। तो वृत्त एक प्रकार का कैसी आकृति है, तो बंद आकृति है। आकृति भी कैसी है, तो सरल है कि वक्र है। आकृति जो है आकृति सरल रेखा में है कि वक्र रेखा में है। तो यदि पूछे कि सरल रेखा में है कि वक्र रेखा में है, तो ये वक्र रेखा में है। कैसी रेखा में है, वक्र रेखा में है। अगला पॉइंट समझते हैं कि इसकी जो आकृति है द्विविमीय आकृति होती है। द्विविमीय की त्रिविमीय होती है, त्रिविमीय। ठीक है, तो हमने बताया पहले कि ये जो वृत्त का निर्माण होता है वो समतल भूभाग से, समतल पृष्ठ से होता है। समतल पृष्ठ पर जो कुछ भी आकृति का निर्माण किया जाता है उसमें लंबाई और चौड़ाई केवल होता है, जिससे इसे हम लोग कह सकते हैं कि केवल और केवल इसमें द्विविमीय आकृति पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि वृत्त में बीचों बीच एक केंद्र होता है। केंद्र से समान दूरी पर एक चाप लिया जाता है। इस चाप के मदद से इस बिंदु के चारों तरफ एक बंद वक्र बनाया जाता है, जिसे हम लोग वृत्त कहते हैं। वृत्त जो होता है दो पृष्ठ को, ये समतल पृष्ठ जो है इसको 2 भागों में बांट देता है। तो एक भाग जो होता है वृत्त के अंदर वाला भाग, उसे अंतर्मुखी भाग कहते हैं।
अंतर्मुखी भाग कहते हैं, जबकि ये बाहर वाला जितना भी पृष्ठ है इसे हम बाह्य पृष्ठ कहते हैं, बाह्य मुखी भाग। यानी समतल भूभाग पर हमने एक वृत्त ड्रॉ किया, इस वृत्त के अंदर वाले भाग को अंतर्मुखी या अंदर वाला भाग, जबकि बाहर वाले इससे बाहर वाले भाग को बाह्य भाग कहते हैं, बहिर्मुखी। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि वृत्त जो है एक बंद आकृति है, वो भी कैसी आकृति है तो वक्र रेखा होता है, कैसी होती है तो द्विविमीय होती है। और यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि इसके अंदर वाले जो भाग होते हैं, जो इस परिधि के अंदर वाले भाग होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये खुला, ये जो दिखाई दे रहा है ये, इस वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस वाले भाग को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। यानी किसी भी रेखा से जिस आकृति का निर्माण हुआ है उसके अंदर वाले भाग को क्षेत्रफल कहा जाता है, जबकि जिस आकृति का निर्माण जिस रेखा से हुई है उस रेखा को हम लोग परिधि कहते हैं या परिमाप कहते हैं। यानी कि ये जो रेखा है, ये वक्र, ये जो वक्र है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे? तो परिधि कहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। इसमें क्वेश्चन आता है कि वृत्त के अंतः कोण का जो मान होता है, यानी केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर जो मान होता है वह कितनी डिग्री का होता है। तो हम लोगों ने देखा कि इस केंद्र से होते हुए एक जो परिधि खींचा है वह लगभग क्या गोला ही है, गोला सॉरी वृत्त है। तो वृत्त जो होता है वह अपने केंद्र पर 360 डिग्री का कोण अंकित करता है। यानी यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि वृत्त कितने डिग्री का कोण बनाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो हम लोगों ने अभी तक इतने पॉइंट को कवर किया जिसमें कोई पूछे कि वृत्त में जो केंद्र होता है वह परिधि से कहाँ पर स्थित होता है, तो बीचों बीच स्थित होता है। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा कि जो केंद्र से चाप लिया जाता है और उसके परिधि चारों ओर होता है वह समान दूरी पर होती है कि नहीं होती है, तो समान दूरी पर होती है। तीसरा पॉइंट कि जब वृत्त हमने खींचा तो वृत्त जो है इस समतल भूपृष्ठ को दो भागों में बांट दिया, एक अंदर वाला भाग जो इस परिधि के अंदर है, दूसरा भाग जो इस परिधि के बाहर है। तो अंदर वाले भाग को अंतर्मुखी, जबकि बाहरी वाले भाग को बाह्यमुखी कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जो आकृति है बंद है कि खुला है, तो बंद आकृति है। दूसरा पॉइंट अगला पढ़ा कि यह वक्र है कि सरल है, तो यह बंद वक्र होता है। और तीसरा पढ़ा कि यह द्विविमीय होती है कि त्रिविमीय होती है, तो द्विविमीय होती है क्योंकि यह समतल भूभाग पर बनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। इस पॉइंट में हम लोगों ने वृत्त से संबंधित लगभग सभी प्रश्नों को कवर कर लिया। इसके अगला वाले पॉइंट पर हम लोग आते हैं और समझते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट समझते हैं हम लोग कि वृत्त की त्रिज्या के बारे में, वृत्त की त्रिज्या के बारे में। तो बच्चों हम लोग समझते हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। तो हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। वृत्त का ये बीचों बीच हमने केंद्र ले लिया और इसे हम लोग क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसका नाम हम लोगों ने परिधि दिया और इस वाले भाग का हमने नाम केंद्र दिया। तो यहाँ पर समझें कि केंद्र से परिधि तक जितनी भी रेखाएं इसमें खींची जाएगी, केंद्र से वृत्त की परिधि पर जितनी भी रेखाएं खींची जाती है उस रेखा को हम लोग त्रिज्या नाम देते हैं। जैसे समझें
कि यह केंद्र है और यह परिधि है, तो इससे और इससे मिला दिए, परिधि तक ही रहेगा, बाहर यह ना रेखा जो है नहीं जाती है। यानी कि एक बिंदु केंद्र पर जबकि दूसरा बिंदु जो होता है परिधि पर। तो केंद्र, ये केंद्र और परिधि के बीच जितनी दूरी होती है, बीच की जो दूरी होती है बच्चों, वो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो यदि कोई पूछे कि वृत्त की त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, तो बोला जाएगा कि वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसमें सोचा जाए कि इसमें कितनी त्रिज्याएं बनाई जा सकती है। इस वृत्त के अंदर केंद्र से परिधि तक कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ पर देखें हम लोग, यहाँ पर हम लोग को देखने से लग रहा है कि केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है उसमें हम लोग लगभग अनगिनत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं? अनगिनत त्रिज्याएं खींच सकते हैं। तो इस तरह हमारा यह निष्कर्ष निकला कि एक वृत्त में त्रिज्याओं की जो संख्या होती है वह अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। तो दूसरा पॉइंट, त्रिज्याओं की संख्या कितनी होती है? तो अनंत। कितनी होती है बच्चों? तो अनंत होती है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि इसमें केंद्र से परिधि तक जितनी भी त्रिज्याएं इसमें खींची गई है, इस वृत्त में केंद्र से परिधि के बीच जितने भी त्रिज्याएं खींची गई है उसकी लंबाई देखा जाए तो सभी का लंबाई जो है समान है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं बराबर है। तो यदि कोई क्वेश्चन पूछे कि वृत्त में सभी त्रिज्याएं जो होती है आपस में समान होती है कि असमान होती है, तो क्या बोला जाएगा? तो वृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में समान होती है। तो अगला पॉइंट कि त्रिज्याएं जो होती है आपस में समान होती है। क्या होती है? तो समान होती है। इसी को कह सकते हैं कि बराबर होती है। बराबर होती है। अच्छा जरा बताइए कि इस वृत्त में जिस परिधि से इसका निर्माण हुआ है, इस वृत्त में जो परिधि का से निर्माण हुआ है, इस पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? यानी कि वृत्त का जो निर्माण हुआ है उसके परिधि पर कितने बिंदुओं का निर्माण हुआ है? तो कह सकते हैं कि इसमें बिंदु जो होते हैं, वृत्त पर बिंदुओं की संख्या यदि पूछा जाए तो इसकी संख्या जो होती है अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसकी दूरी जो होती है केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ा हम लोगों ने कि त्रिज्याओं की संख्या जो होती है एक वृत्त में अनंत होती है। त्रिज्याएं जो होती है आपस में सभी क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं। त्रिज्या को हम लोग किससे सूचित करते हैं? तो इसे स्मॉल आर यानी कि रेडियस इसे कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? तो स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक लगभग 4 पॉइंट पढ़े। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन आता है एक कि त्रिभुज में जो त्रिभुज होते हैं वो सर्वांगसम होती है आकृति कि समरूप होती है?
इसमें आता है क्वेश्चन कि त्रिभुज जो होते हैं सर्वांगसम होते हैं कि त्रिभुज होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा यहाँ पर सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति के बारे में थोड़ा समझते हैं। थोड़ा यहाँ पर शॉर्टकट में समझाएंगे जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो पॉइंट समझाते हैं कि समरूप किसका। समरूप का अर्थ होता है कि आकृति जो होती है समान रहे, यानी कि जो आकृति है जैसे कि वृत्त है तो सभी वृत्त रहे और इसकी त्रिज्या से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। त्रिज्या की लंबाई घटे या बढ़े उससे कोई मतलब नहीं होती है। यानी कि समरूप आकृति उसे कहते हैं जिसकी आकार जो है समान हो, जबकि आमाप जो है असमान हो। समरूप आकृति उसे कहते हैं जिसका आकार समान हो लेकिन आमाप यानी कि लंबाई जो होती है, त्रिज्या का लंबाई जो होती है वो अलग अलग हो। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यदि तीन त्रिभुज बनाए यदि, और इसकी त्रिज्याएं जो है एक सेंटीमीटर है, जबकि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है। तो हम लोगों ने देखा कि आकार तो समान है, यानी कि सभी वृत्त ही हैं, लेकिन यदि आमाप यानी कि लंबाई की बात की जाए तो लंबाई इसमें त्रिज्या 1, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4 सेंटीमीटर है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त तो सभी हैं लेकिन इनका आमाप क्या है, अलग अलग है। तो इस परिभाषा को फुलफिल कर रहा है ये कि आकार तो समान है लेकिन जो आमाप है अलग अलग है। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त हो, दुनिया में कितने भी वृत्त हो तो उसकी त्रिज्याएं अलग अलग होगी। यदि अलग अलग होती है तो उसे हम लोग कहते हैं कि वो जो सभी वृत्त हैं यानी कि उसकी त्रिज्याएं अलग अलग हो, तो वैसी आकृति को हम लोग समरूप आकृति कहते हैं। क्या कहेंगे? तो समरूप आकृति कहते हैं। तो हम लोग के लिए यहाँ से एक पॉइंट निकला कि सभी वृत्त जिसकी त्रिज्याएं असमान हो उसे हम लोग समरूप आकृति कहते हैं। उसे हम लोग समरूप आकृति कहते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं कि सर्वांगसम क्या होता है। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि सर्वांगसम क्या होता है। तो सर्वांगसम आकृति क्या होती है। तो बच्चों इसमें आकार समान रहती है तथा इसकी आमाप भी समान होता है। यानी सर्वांगसम आकृति यदि पूछा जाए तो आकार भी समान रहेगा, यानी कि यदि वृत्त है तो सभी वृत्त ही रहेंगे, और आमाप भी समान रहेगा। यानी कि इसमें जो आमाप था समरूप में अलग अलग था, लेकिन इस वाले आकृति में यानी कि सर्वांगसम आकृति में सभी जो त्रिज्याएं होंगी वो भी क्या लंबाई में होंगी, तो समान होंगी। इसके थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। यदि 1, 2, 3 वृत्त लेते हैं तो ये तो वृत्त हो गए, तो आमाप आकार समान हो गया, और इसकी त्रिज्याएं जो भी है, इसकी त्रिज्याएं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि आकार भी समान है और आमाप भी समान है। तो इस तरह कहा जाए कि त्रिभुज वृत्त जितनी भी हों
यदि उनकी त्रिज्याएं समान हो तो वो कैसी आकृति कही जाएगी? तो वो सर्वांगसम आकृति कही जाएगी। इस तरह हमने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि वृत्त की त्रिज्याएं, सभी वृत्त की त्रिज्याएं या त्रिज्याएं वृत्त की समान हो तो वह सभी वृत्त सर्वांगसम आकृति कहलाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि त्रिज्या सभी वृत्त की समान हो, क्या हो? समान हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे कि समरूप कहेंगे। तो इसमें दोनों बराबर है, सब आकृति भी वृत्त है और सब इसमें आकार भी क्या है? बराबर है। इसलिए इस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृति कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वांगसम आकृति कहेंगे। तो इस तरह हम लोगों ने समझा कि दुनिया की सभी वृत्तें जो होती है, यदि उनकी त्रिज्याएं अलग अलग रहे तो उस समय उसे हम लोग समरूप कहते हैं। जबकि यदि सभी की जितनी भी वृत्त हो, अगर उनकी त्रिज्याएं समान हो तो उसे हम लोग सर्वांगसम आकृति कहते हैं। तो हम लोगों ने इस तरह अभी तक अपने इस वीडियो में वृत्त से संबंधित कुछ जानकारियाँ प्राप्त की और उसमें एक टॉपिक त्रिज्या जो था उससे संबंधित हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। तो अगले वीडियो में आप लोगों के साथ जीवा के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तो हम लोग वृत्त से संबंधित कंसेप्ट को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने उसकी परिभाषा, त्रिज्या तथा जीवा तथा और कुछ स्पर्श रेखा के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। इसमें हम लोग स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ अगले पॉइंट को कवर करेंगे, जिससे यह टॉपिक आज आप लोगों का समाप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने स्पर्श रेखा से संबंधित अगले प्रश्न की ओर और समझते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि यदि कोई वृत्त हो और वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु कहीं पर ले लिया जाए, एक वृत्त हो और वृत्त के बाहर कहीं भी एक बिंदु ले लिया जाए, तो उस बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ना ही एक, ना ही तीन, ना ही चार, कितना होगा? तो दो होगा। तो इसे समझते हैं कि एक वृत्त लिए, ठीक, ये केंद्र हुआ, यहाँ पर एक हमने अन्य बिंदु लिया, एक अन्य बिंदु लिया और यह बिंदु जो है वृत्त से बाहर कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। एक वृत्त हुआ और वृत्त के बाहर एक बिंदु लिए। इससे एक प्रश्न आता है कि बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर कितनी अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इससे हम लोग दो अधिकतम स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए, एक स्पर्श रेखा जो होगी ऐसे गुजरती है, जबकि दूसरा जो होगा ऐसे गुजरेगी। यानी हमने बताया था कि स्पर्श रेखा जो होती है केवल और केवल वृत्त के एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। भले ही फिगर बनाने में थोड़ा समस्या हुआ है, तो स्पर्श रेखा जो होगी हमेशा के लिए केवल और केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इसका नाम करते हैं, इसको हम P लिख देते हैं, इसको A और इसको B लिखते हैं और आगे समझते हैं। हमने एक थ्योरम पढ़ाए थे कि वृत्त में केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो रेखा खींची जाती है, यानी
कि ये जो केंद्र है, केंद्र से होते हुए स्पर्श रेखा पर जो एक बिंदु खींचा जाएगा, इसके बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक उसी प्रकार इस स्पर्श रेखा के बिंदु पर एक रेखा खींचा जाए तो इसके बीच भी जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। यानी कि या तो कह सकते हैं इसे 90 डिग्री, या इसी को हम लोग कहते हैं समकोण। इसी को हम लोग कहते हैं समकोण। ठीक है, तो केंद्र को हम लोग क्या मानते हैं? तो केंद्र को हम लोग वो मान लेते हैं, इस तरह देखा जाए तो इस फिगर में हम लोगों ने एक चतुर्भुज का निर्माण कर लिया। चतुर्भुज जिसके 4 शीर्ष होते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया है कि एक ए शीर्ष है, एक ओ है, एक बी है और एक पी है। इस तरह कितने हो गए शीर्ष? 4। और जब 4 शीर्ष हो गए तो इनके चारों कोणों का योगफल जो होता है, यह जो बन गया, क्या बन गया? चतुर्भुज। और चतुर्भुज में जो अंतःकोण का मान होता है, अंतःकोण का जो मान होता है वो 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में अंतःकोण का मान कितना हो जाएगा? तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें एक अगला पॉइंट समझेंगे। ये रख लीजिए पहला पॉइंट, इससे रख लीजिए दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यदि पूछे कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो यदि स्पर्श रेखा पूछा जाए, स्पर्श रेखा, तो इसका आप लोग आंसर बताना 2, अधिक से अधिक 2। अगला पॉइंट इसमें समझें, इसे 3 कर दिए, इसे 3 पॉइंट। अगला पॉइंट 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर अगला पॉइंट है कि यदि कोई चतुर्भुज हो तो उसके सम्मुख भुजा या कोण कह सकते हैं, सम्मुख कोण। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण का अर्थ होता है कि आमने सामने, आमने सामने वाला कोण, आमने सामने वाला कोण। तो इस कोण ए के सामने वाली कोण जो हो जाएगा, कोण बी हो जाएगा। कोण ओ के सामने वाला जो कोण हो जाएगा वो कोण पी हो जाएगा। तो इस तरह देखा जाए तो कोण ए का सम्मुख यदि दिखा जाए तो कोण बी हो जाएगा, और यदि पूछा जाए कि कोण ओ का सम्मुख कोण क्या होगा, तो कोण पी हो जाएगा, कोण पी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एक प्रश्न निकालते हैं और उसका उत्तर ढूंढते हैं। पहला प्रश्न क्या होगा कि यदि सम्मुख कोण है, इस दोनों सम्मुख कोण का योग क्या होता है, यानी कि इस दोनों को जोड़ने पर उसका मान क्या प्राप्त होता है। तो यदि इस दोनों सम्मुख कोण को जोड़ दिया जाए, यदि इस दोनों सम्मुख कोण को जोड़ दिया जाए तो इसका योग जो होता है 180 डिग्री होता है। क्या होगा? 180 डिग्री। यानी कि चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट। अगला पॉइंट है कि एक वृत्त है, ठीक है, ये एक केंद्र हुआ, ठीक, इसमें एक स्पर्श रेखा बना देते हैं हम, इसमें एक स्पर्श रेखा बनाते हैं। स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमने बताया है कि केंद्र से
यदि स्पर्श बिंदु पर रेखा खींचा जाए तो वह कितने डिग्री का बनाएंगे? तो 90 डिग्री का बनाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट समझते हैं कि एक जीवा हो, एक जीवा रहे, यहाँ पर एक केंद्र होगा, इस केंद्र से इस पर यदि रेखा खींचा जाए तो इस जीवा पर यह 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो हमने पहले बता चुका है। तो इसमें क्या होगा कि इस कोण इस वाले भुजा को इस वाले भुजा के बराबर होता है। यानी कि एक प्रमेय में मैंने बताया था कि केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है, और यदि केंद्र से परिधि तक इसको मिला दिया जाए, यदि केंद्र से परिधि तक मिला दिया जाए तो यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। क्या होगा? समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और बता देते हैं कि एक होता है कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक का अर्थ होता है कि यदि एक कोण आपके सामने दिया जाए और उस कोण का मान 120 डिग्री हो, तो कोण समद्विभाजक का मतलब होगा कि जितने डिग्री का मान दिया हुआ है उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं कोण समद्विभाजक। तो कोण समद्विभाजक में क्या होता है कि यदि एक कोण दिया हुआ है जिसका मान 120 डिग्री हो, अगर कोई प्रश्न पूछे कि इसका कोण समद्विभाजक क्या होगा, तो कहा जाएगा कि इसके बीचों बीच एक रेखा बनाई जाती है जो कोण समद्विभाजक रेखा होती है। अर्थात इसे यदि पूछा जाए कि 120 डिग्री का कोण समद्विभाजक कितना होगा, तो इसमें 2 कोण बनता है और दोनों कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। दोनों कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यानी कि कोण समद्विभाजक का अर्थ होगा कि वैसा कोण जो कुछ भी दिया हो उसे हम 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, जिससे दोनों जो कोण बनेगा वो दोनों आपस में बराबर होगा। इस वाले पॉइंट को बताने का पीछे यह कारण है कि इस वाले पॉइंट को हम लोग इस फिगर के अंदर डालने वाले हैं, इसलिए मैंने इसे पहले अलग से बताया। तो इसमें समझते हैं कि यदि कह दिया जाए कि O का कोण समद्विभाजक निकालें, तो O का यदि कोण समद्विभाजक निकाला जाएगा तो इसके बीचों बीच एक रेखा पार दिया जाएगा, जिससे यह 2 त्रिभुजों में विभक्त हो गया। हम लोगों ने समझा है कि समकोण त्रिभुज है, यदि 90 डिग्री का कोण बना है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा? तो समकोण हो जाता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा इसे हम लोग कर्ण कह देते हैं। ठीक है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल को हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। जब तक इसमें अभी कुछ पॉइंट बताते हैं। इसमें क्या होगा कि यदि ये टोटल 100 डिग्री का है, यदि कोण समद्विभाजक कर दिया जाए तो यह 50-50 डिग्री का हो जाता है। यहाँ पर यदि ये 100 है तो यहाँ पर हम लोग सम्मुख कोण का नियम लगाते हुए 180 से माइनस करेंगे तो यहाँ पर 80 प्राप्त होगा, और यहाँ पर 80 का कोण समद्विभाजक यदि निकाला जाए तो ये 40 और ये भी 40। यदि टोटल 100 है तो ये हो जाएगा 50, जबकि ये वाला भी हो जाएगा 50। तो इस तरह हम लोगों ने वृत्त से संबंधित सभी कंसेप्टों को कवर कर लिया है। इससे संबंधित जो कुछ भी अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन न्यूमेरिकल थ्रू बचा हुआ है
उसको हम लोग अगले वीडियो में अच्छे तरह से कवर करेंगे। तथा कक्षा 10 से संबंधित वृत्त से संबंधित कंसेप्ट को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में वृत्त से संबंधित सभी परिभाषाएं तथा वृत्त की त्रिज्या के बारे में बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किए थे। अब हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने बताया था कि जीवा को पढ़ेंगे। तो हम लोग आज जीवा को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो वो जो वृत्त में जो जीवा होती है, वो जो दो बिंदुएं होती है जो रेखा का, वो दोनों बिंदुएं जो होती है वृत्त पर होती है, न वृत्त से अंदर होती है और न ही वृत्त से बाहर होती है। यानी कि इसे हम लोग इस फिगर पर इसे आसानी से समझेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने जीवा टॉपिक की ओर। वृत्त में हम लोग जीवा को कवर करेंगे आज। जीवा से संबंधित फिगर और उससे संबंधित नियम को कवर करेंगे। तो हम लोग चलते हैं आज के पहले फैक्ट की ओर। तो जीवा जो होती है, हमने बताया कि जीवा की जो रेखाएं होती है, रेखा होती है, उसका अंत या शुरू दोनों जो बिंदुएं होती है, वो दोनों ही कहाँ पर अंत होंगी? तो वृत्त पर, वृत्त से न ही बाहर और वृत्त से न ही अंदर होती है। यानी कि जैसा कि हमने एक यहाँ पर वृत्त ड्रॉ किया, वृत्त में एक केंद्र होता है, दो बिंदुएं जो हमने बताया कि यानी कोई एक रेखा लिया, तो इस रेखा में जब जो बिंदुएं हैं ए और बी, तो जीवा का यह अर्थ होता है कि ए बिंदु भी इस वृत्त पर स्पर्श करे, यानी वृत्त पर ही हो, जबकि बी बिंदु भी जो है वो वृत्त पर ही हो। इसे हम लोग इसको यहाँ लाकर समझाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ किया है और दोनों बिंदुओं को हम लोगों ने कहाँ पर रखा है? तो वृत्त पर रखा है, न ही वृत्त से अंदर रखा है। यहाँ पर क्या है? वृत्त पर है। जैसे मैंने एक और ड्रा किया यहाँ पर फिगर को, तो यहाँ पर देखा जाए कि ये वाला वृत्त के अंदर है बिंदु, जबकि ये वाला जो बिंदु है वृत्त से बाहर है। तो ऐसे रेखा को हम लोग जीवा नहीं कहते हैं। जीवा किसे कहेंगे? तो दोनों बिंदुएं जो हो, अंत और शुरू का, वो दोनों ही बिंदु कहाँ पर हो? तो वृत्त पर हो। यानी कि दो बिंदुएं हो और दोनों बिंदुएं वृत्त पर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जीवा कहते हैं। अगला प्रश्न आता है कि इसमें जीवा की संख्या कितनी होती है? एक वृत्त है, तो वृत्त में जीवाओं की संख्या कितनी होती है? तो जैसा कि इसने हमने इसमें वृत्त से संबंधित एक जीवा को समझाया, ठीक उसी प्रकार हम लोग वृत्त के अंदर अनगिनत जीवाएं बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? तो अनगिनत जीवाएं बना सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको फिगर से माध्यम से समझाया कि एक वृत्त के अंदर यदि जीवाओं की संख्या पूछी जाए, तो जीवाओं की संख्या टोटल कितना होता है? तो संख्या अगर पूछे, संख्या किसकी? तो जीवा की, जीवाओं की संख्या कितना होगा? तो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होता है। ठीक है। यदि अगला क्वेश्चन पूछे कि जो जीवा है ये जीवा वृत्त पर कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, तो देखा जाए तो यहाँ पर एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है और यहाँ पर भी एक बिंदु का स्पर्श कर रही है। यानी जीवा जो है, जीवा वृत्त पर कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी? तो दो बिंदुओं पर क्या करेगी? तो स्पर्श करेगी। तो हमने अभी तक यहाँ तक 2 पॉइंट को कवर किए, जिसके अंतर्गत 2 पॉइंट,
पहला पढ़ा हम लोग कि जीवा जो होती है वृत्त पर दो बिंदुओं पर स्पर्श करती है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि जो वृत्त में जीवाओं की संख्या होती है वो अनंत होती है। अगला फैक्ट की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। तीसरा पॉइंट, एक हमने वृत्त लिया और इस वृत्त में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है कि उस जीवा का नाम बताएं जो केंद्र से होकर गुजरती है। तो केंद्र से होकर जो गुजरती है उसे इस तरह हम लोग दर्शाते हैं, यानी ये केंद्र से होकर गुजरी है। ये ए बी जो जीवा है, ए बी जीवा कहाँ से होकर गुजरी है? तो केंद्र से होकर गुजरी है। ये जो हमने बताया है अभी, ये परीक्षा में बार बार पूछने वाला प्रश्न है जो आपके परीक्षा से दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पूछा जाए कि जो केंद्र से होकर गुजरती है जीवा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो जो केंद्र से जीवा होकर गुजरती है उसका नाम यदि कोई पूछे तो क्या बताया जाएगा? तो उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। यदि कहा जाए कि वृत्त के केंद्र से होकर जो जीवा गुजरे उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन आता है कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कहाँ से होकर गुजरती है? वृत्त में अगला पॉइंट समझें कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा यदि पूछा जाए तो देखा जाए यहाँ से कि सबसे बड़ी जीवा जो है केंद्र से होकर गुजरी है, यानी कि केंद्र से होकर गुजरी है और इसका नाम क्या होता है? तो व्यास होता है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं? तो व्यास कहते हैं। इसमें हम लोग गौर करें कि हमने अपने पहले वीडियो में बताया कि केंद्र से लेकर परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। हमने क्या बताया था कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। जितनी दूरी ये होती है उतनी दूरी ये भी होती है, क्योंकि एक वृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती है, यानी कि r और ये r। तो पूछा जाए कि वृत्त का जो व्यास है, वृत्त का व्यास कितने त्रिज्याओं से मिलकर बना है? तो एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि दो त्रिज्याओं से, r + r बराबर 2r। क्या हो जाएगा? 2r। तो पूछा जाए कि व्यास जो होता है वह वृत्त के कितनी त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है? तो वृत्त के दो त्रिज्याओं से मिलकर बना होता है। इसमें हम लोग एक संबंध पढ़ते हैं कि व्यास को हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं और ये जो 2r है इसमें हम लोग संबंध स्थापित करते हैं। तो पहला प्रश्न होता है कि व्यास जो है त्रिज्या के कितने गुनी होती है? तो व्यास जो है त्रिज्या से दुगुनी होती है। जबकि एक क्वेश्चन आता है कि r बराबर d/2, एक यहाँ से और एक यहाँ से, दो रिलेशन से संबंध हमारा क्वेश्चन बनता है। तो पहला हो गया कि व्यास जो है त्रिज्या के कितना गुना है? तो लिखा जाएगा कि जो व्यास होता है वह त्रिज्या के दुगुनी होती है। अब इधर समझा जाए कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो व्यास से क्या रिलेशन रखता है? तो त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। तो हम लोगों ने अभी तक इसमें लगभग इतने पॉइंट को कवर किए। बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और समझते हैं कि अगला पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट पढ़ते हैं। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे कि हमने जो जीवा एक वृत्त में बनाया है, एक वृत्त है, इस वृत्त के अंतर्गत केंद्र होती है बीचों बीच। इसमें जीवा देखें यहाँ पर,
ये जीवाएं हैं, ठीक है। जीवाएं हम लोग इस तरह भी पार सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। इसमें हम क्वेश्चन बनाते हैं कि केंद्र जो है, ये केंद्र से होकर जो जीवा गुजरी है, जीवा केंद्र से होकर यानी कि जो जीवा केंद्र से होकर गुजरी है उसके यदि ऊपर जाया जाए या उससे नीचे आया जाए, इस जीवा से ऊपर या नीचे आया जाए तो जीवा की लंबाई घटती जाती है, क्रमशः घटती जाती है या बढ़ती जाती है या अपरिवर्तित रहती है, यानी कि बदलती नहीं है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि केंद्र वाले जीवा से जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ आते हैं या जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो देखा जाए कि जीवा की लंबाई में क्या आती है, नीचे की तरफ आने पर तो कमी आती है, क्रमशः क्या आती है तो कमी आती है, या ऊपर की तरफ भी चला जाए तो भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो देखा जाए कि जीवा केंद्र से होकर जो गुजरी है उससे ऊपर क्रमशः जीवा घटती जाती है। क्या है, घटती जाती है, ठीक है। या नीचे आया जाए तब भी क्रमशः जीवा का मान घटता जाता है। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर एक प्रश्न बनाया था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है केंद्र से होकर गुजरती है, जिसे हम लोग व्यास कहते हैं, तो हम लोगों ने जीवा से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर ली है। इसमें हम लोग कुछ पॉइंट को समझाएंगे जिससे आपके परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से सीधे पूछ लिए जाते हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोगों ने इससे संबंधित कुछ प्रश्न को बनाएंगे जिससे आप लोग को समझने में आसानी होगी। तो हम लोग इससे आगे वाले प्रश्न को इस पर समझेंगे जो जीवा से संबंधित ही रहता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर। इससे पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लें। कृपया इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा लाइक और कमेंट दें, जिससे हमें अगला वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। हम जल्द ही आप लोग के सामने लाइव आने वाले हैं। और यहाँ पर हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, जो जीवा से संबंधित प्रश्न है। तो हम लोग समझते हैं जीवा से संबंधित प्रश्नों को। पहला हम लोग फैक्ट समझेंगे कि एक वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है। इस केंद्र से संबंधित एक हम लोगों ने वृत्त पर जीवा ले लिया, यानी कि ए बी एक जीवा लिया। यहाँ पर प्रश्न आता है कि यदि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, आता है कि केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, यानी कि 90 डिग्री पर डाला जाए तो क्या होगा। तो यहाँ पर क्या होता है समझें कि ए बी का मान यदि 10 सेंटीमीटर का हो, ए बी का मान यदि 10 सेंटीमीटर का हो, ये ए बी है तो यहाँ पर सी कर देते हैं। तो होता क्या है कि यदि किसी वृत्त में केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो
जीवा जो होती है दो बराबर भागों में बट जाती है। क्या होता है कि वृत्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी कि यदि ये 10 सेंटीमीटर टोटल है तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 5 हो जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने समझा कि केंद्र से जीवा पर यदि लंब डाला जाए तो जीवा जो होती है दो बराबर भागों में बट जाती है। यानी कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा पर डाला गया लंब क्या होता है तो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है दो बराबर भागों में बांटता है। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि यदि एक वृत्त लेते हैं ये केंद्र हुआ, एक हमने जीवा बनाया और इस पर एक लंब डाला। ठीक है, एक वृत्त लिया, वृत्त से पर एक जीवा और जीवा जो है केंद्र से क्या हुआ एक लंब डाला गया। तो हम लोगों ने पढ़ लिया है कि ये दोनों जीवा जो होती है बराबर भागों में क्या हो जाती है तो बट जाती है। हम लोग समझेंगे अब कि यहाँ पर जो 90 डिग्री का कोण बनता है इससे कुछ रिलेशन बनाते हैं कि यदि केंद्र से ये जीवा का दूसरा बिंदु और ये जीवा का पहला बिंदु, यदि हम केंद्र से इस परिधि तक इस बिंदु को रेखा को मिला दें, ठीक उसी प्रकार इसे भी मिला देते हैं। तो इस पर ध्यान देना योग्य बात है कि हमने ज्यों ही केंद्र से वृत्त से संबंधित एक त्रिज्या खींचा तो यह एक त्रिभुज का निर्माण कर लेगा। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है तो यह त्रिभुज जो होता है क्या हो जाता है तो समकोण हो जाता है। क्या होता है तो समकोण हो जाता है। तो समकोण जब हो जाता है तो इसके सामने वाली भुजा को हम लोग क्या कहते हैं तो कर्ण कहते हैं, नीचे वाले को क्या कहेंगे तो आधार कहते हैं। जबकि ये वाला जो है 90 डिग्री का कोण बनाया इसे हम लोग लंब कहते हैं। तो इस तरह हम लोग इस जीवा से संबंधित कुछ यहाँ पर सवाल बनाए जाते हैं जो हमने यहाँ पर समझा दिया। ये सवाल जो होते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर होते हैं। ठीक इसी प्रकार हम लोग 2-3 फैक्ट को और पढ़ते हैं और समझते हैं कि एक वृत्त लिया, ठीक है, एक वृत्त लिया है और यहाँ पर एक जीवा बनाया, यहाँ पर एक जीवा बनाया। तो जीवा जो बनाया हमने और इससे मिला दिया ए और बी जो है और ये ओ मान लें और इससे इसको मिला दिया। तो यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज की रचना होती है। यदि जीवा एक है, उस जीवा से संबंधित केंद्र तक एक रेखा दोनों तरफ खींची जाए तो ये तो त्रिज्या रहेगी, लेकिन यह त्रिभुज की भुजा की काम करती है और ये भी जीवा जो है भुजा का ही काम करेगा। तो इस तरह देखा जाए कि इसमें 3 भुजा हुआ और ये तीनों भुजा जो हैं आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाए, यानी कि ये वाला और ये वाला तीनों त्रिभुज की भुजाएं आपस में क्या हो जाए तो बराबर हो जाए, तो जब बराबर हो जाती है तो वैसी त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
यानी कि समबाहु त्रिभुज का इस तरह निर्माण होता है। यदि समबाहु त्रिभुज हो जाए तो ये कोण 60 डिग्री का भी होगा, ये कोण भी 60 डिग्री का होता है और ये कोण भी 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि एक जीवा है, जीवा से संबंधित दो त्रिज्याएं खींची जाती है तो समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है, अर्थात त्रिज्या जो होती है दोनों और जो जीवा होते हैं वह आपस में तीनों बराबर होते हैं। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि यह जो त्रिभुज का निर्माण होता है समबाहु त्रिभुज का निर्माण होता है। एक पॉइंट और समझते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है, यानी कि एक अर्धवृत्त पर प्रश्न आता है कि वृत्त से संबंधित या जीवा से संबंधित अर्धवृत्त में ये जीवा हुआ ए बी, ये जीवा हुआ ए बी, यह व्यास का है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस एक आधार से, इस आधार से यानी कि अर्धवृत्त है ये अर्धवृत्त है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि इस आधार से या इस व्यास से या इस जीवा से कोई त्रिभुज यदि इसमें बनाया जाए, कितनी भी त्रिभुज इसमें बनाई जाए, तो यह त्रिभुज जो होता है किस प्रकार के त्रिभुज का निर्माण करता है, यह त्रिभुज जो है किस प्रकार के त्रिभुज का निर्माण करता है। तो बच्चों यह बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, यह परीक्षा में लगभग 2 से 3 बार पूछा गया है। तो होता क्या है कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। क्या बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहते हैं। या कह सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण उस त्रिभुज में बनता है। तो बच्चों इस तरह हम लोगों ने वृत्त से संबंधित जीवा पर बहुत से प्रश्न को, या कह सकते हैं कि बहुत से अच्छे अच्छे कंसेप्ट पर जो आने वाले प्रश्न होते हैं उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरह से आपको समझाया, जिससे आप लोग को परीक्षा में बहुत ही क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वृत्त से संबंधित टॉपिक को कवर कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग पहले वीडियो में त्रिज्या से संबंधित सारे कंसेप्ट को कवर किए, जबकि दूसरे वीडियो में हम लोग त्रिज्या से आगे बढ़ते हुए जीवा को कवर किए। इस वीडियो में हम लोग स्पर्श रेखा के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग स्पर्श रेखा समझेंगे कि क्या होता है। स्पर्श रेखा जो होती है वृत्त पर कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है यह समझेंगे। इसके बाद आप समझेंगे कि वृत्त में कितने हम लोग स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो चलते हैं अपने आज के सेशन की ओर और समझते हैं कि स्पर्श रेखा क्या होती है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक वृत्त बनाते हैं। एक वृत्त हो गया, वृत्त के अंदर एक बीचों बीच केंद्र होता है। हमने बताया कि स्पर्श रेखा जो होती है, स्पर्श रेखा यह सीधी रेखा होती है। स्पर्श रेखा जो होगी यह क्या होता है? तो सीधी रेखा होता है। यानी कि इस स्पर्श रेखा को हम लोग इस वृत्त के किसी न किसी एक बिंदु पर स्पर्श कराते हैं। तो इस बिंदु को, यानी कि इस पर किसी एक बिंदु हो और इस पर किसी एक बिंदु पर हम लोग दोनों पर एक दूसरे को स्पर्श कराएंगे। यहाँ पर देखिए हम लोग इस बिंदु से होकर एक रेखा खींचते हैं। तो इस बिंदु से होकर जब एक रेखा खींचते हैं तो इस तरह का आकृति आपके सामने दिखाई देता है। हमने बताया था कि वृत्त पर बिंदुओं की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? तो अनंत होती है। वृत्त पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। इस तरह जब हमने बताया कि जो रेखा होती है स्पर्श रेखा, उसमें केवल और केवल एक ही बिंदु वृत्त के एक बिंदु पर से होकर गुजरती है। यानी कि स्पर्श रेखा का एक बिंदु तथा
वृत्त पर उपस्थित एक बिंदु, दोनों ही बिंदु एक ही बिंदु से होकर गुजरता है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं स्पर्श रेखा में जो बिंदु होता है, यानी कि एक बिंदु वृत्त पर, एक बिंदु जो होता है वृत्त पर, तथा दूसरी बिंदु जो होती है, दूसरी बिंदु स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखा की एक बिंदु वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाती है। तो इस तरह हम लोग समझें कि यदि कहा जाए कि इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो जब हमने बताया कि वृत्त के एक बिंदु से होकर एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, पहला पॉइंट हुआ कि एक वृत्त पर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो केवल और केवल एक स्पर्श रेखा, केवल एक स्पर्श रेखा। अगला पॉइंट आता है कि जो स्पर्श रेखा होती है, यानी कि जो ये स्पर्श रेखा हमने खींचा है, यह वृत्त पर कितने बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो एक बिंदु से होकर गुजरती है। यदि पूछा जाए कि वृत्त की कितने बिंदु स्पर्श रेखा के बिंदु से होकर गुजरती है, तो वही बिंदु जो होती है दोनों ही स्पर्श रेखा, या कह सकते हैं कि वृत्त पर से होकर गुजरती है। तो इस तरह देखा जाए कि यह बिंदु जो है वृत्त पर भी है और यह बिंदु जो है स्पर्श रेखा का भी है, ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु पर है। यहाँ पर से एक प्रश्न आता है कि स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा तथा वृत्त के बीच कितनी उभयनिष्ठ बिंदुएं होती है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब कि वह बिंदु स्पर्श रेखा का भी हो और वह बिंदु वृत्त का भी हो, यानी दोनों बिंदुएं एक ही बिंदु पर है, इसलिए कहा जाता है कि उभयनिष्ठ बिंदु। यानी स्पर्श रेखा की बिंदु तथा वृत्त पर उपस्थित बिंदु एक ही होता है। क्या होता है, तो एक ही होता है, एक ही होता है। इस तरह हम लोगों ने समझा कि स्पर्श रेखा के बिंदु तथा वृत्त पर उपस्थित बिंदु दोनों एक ही होता है। इसलिए प्रश्न बनता है कि कितने उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरता है, तो केवल और केवल एक। क्या होगा, एक। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उभयनिष्ठ बिंदु। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इस वृत्त पर यदि अनगिनत स्पर्श रेखाएं हैं, तब यदि इस वृत्त पर अनगिनत बिंदुएं हैं, तो एक बिंदु से होकर एक स्पर्श रेखा खींची गई है, तो इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो समझें कि यदि एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा और बिंदुओं की संख्या अनंत है, तो स्पर्श रेखा की संख्या कितना हो जाएगा, तो अनंत हो जाएगा। अगला पॉइंट लिखते हैं कि 3 नंबर, एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती है, कितनी स्पर्श रेखाएं होती है। तो हम लोगों ने समझा कि वृत्त पर बिंदुओं की संख्या अनंत होती है, एक बिंदु से होकर एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वृत्त पर अनगिनत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है।
इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा की संख्या होती है। तो हम लोग अपने अगले पड़ाव की ओर पहुँचते हैं और समझते हैं कि इससे अगला पॉइंट हम लोग क्या समझने वाले हैं। तो हमने बताया था कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो अनंत खींची जा सकती है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग एक फिगर माध्यम से समझते हैं। तो हम लोगों ने अभी एक पॉइंट पढ़ा है जिसमें हमने बताया कि एक वृत्त है, उस वृत्त में ये बीचों बीच केंद्र हो जाएगा। हमने बताया कि एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। थोड़ा इसको 2-4 फिगर से हम लोग समझें। एक बिंदु यहाँ पर लेते हैं, तो केवल एक ही बिंदु से होकर इस रेखा को गुजारना है। केवल एक ही बिंदु से होकर इस रेखा को गुजारना है। जैसे कि ये खींचे, जैसे कि ये हुआ, यानी कि ऐसे करते करते हम लोग अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो समझ सकते हैं कि इस तरह वृत्त पर स्पर्श रेखाएं होती है। तो बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की ओर और यहाँ पर एक अन्य फिगर बनाते हैं जिसमें हम लोग समझाएंगे कि वृत्त पर स्पर्श रेखाएं किस तरह सही मानी जाएगी या किस तरह रहे तो गलत मानी जाएगी। तो देखो, केंद्र लेते हैं, इसमें ये रेखा लिए, इसमें ये एक रेखा लिया, इसका नाम AB, इसका नाम PQ, इसका नाम OA और एक अन्य लिया। तो इस त्रिभुज में, इस वृत्त में हम लोग को समझना है कि कौन इसमें स्पर्श रेखा है, कौन इसमें स्पर्श रेखा है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि केंद्र से होकर या केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोगों ने क्या पढ़ा है, तो त्रिज्या पढ़ा है। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि दो वृत्त के दो बिंदुओं पर जो रेखा अंत करती है उसे हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तथा वृत्त पर केवल एक बिंदु से स्पर्श होती हुई कोई रेखा गुजरे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो स्पर्श रेखा कहते हैं। यानी कि यह स्पर्श रेखा हो गई। यानी ये कह सकते हैं हम लोग कि ये ऊपर वाला जो आकृति है यह स्पर्श रेखा नहीं है, अर्थात यह त्रिज्या है। यह भी जो है यह स्पर्श रेखा नहीं है, यह जीवा है। अतः यह जो लाइन है, ये जो रेखा ड्रॉ किए हैं, ये क्या होती है कि वृत्त के दो बिंदुओं पर तो से होकर गुजरती है लेकिन आर पार कर जाती है। तो वैसी रेखा जो वृत्त के दोनों ओर आर पार कर जाए, वैसी रेखा को हम लोग छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। तो इस तरह हम लोगों ने समझा कि वृत्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को, कि केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या, दो बिंदु जो है वह वृत्त पर हो तो उसे जीवा, वैसी आकृति जो वृत्त से होकर दोनों तरफ बाहर निकल जाए उसे छेदक रेखा कहते हैं। जबकि वृत्त के एक बिंदु को स्पर्श करती हुई जो रेखा निकल जाए उसे स्पर्श रेखा कहते हैं।